इस वीडियो की शुरुआत हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट से करेंगे। दोस्तों अगेन यहाँ पे हादी चुपन हम लोग को हानी रैम्बोट के साथ ट्रेनिंग करते हुए, चेस्ट ट्रेन करते हुए अपना नजर आए हैं रिसेंटली। एंड हर वीडियो में मैं एक्चुअली ये चीज एड्रेस करना भूल जा रहा हूँ, लेकिन ये भाई हम लोग को बात करनी पड़ेगी कि हानी रैम्बोट ने जो हाईएस्ट लेवल पे कोचिंग करने से रिटायरमेंट ली है, वो पर्सनली मुझे तो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि डेरिक लंसफर्ड को अपनी कोचिंग देने से रोकने के लिए रिटायरमेंट ली थी, जिससे वो पूरा फोकस हादी चुपन पे दे पाए। दोस्तों यहाँ पर्सनल रिलेशनशिप्स को तो हम लोग हटा दें, लेकिन अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हानी रैम्बोट के लिए आई थिंक हादी चुपन को अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। इट इज क्लियर कि हानी रैम्बोट को जितना रेवेन्यू हादी चुपन कमा के दे सकते हैं, उतना डेरिक लंसफर्ड नहीं कमा के दे सकता है। ऑफ कोर्स हादी चुपन का और हानी रैम्बोट का सालों पुराना रिश्ता है, तो वो भी एक और रीजन हो सकता है इन दोनों के साथ में वर्कआउट करने का, काम करने का। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी पॉइंट रख रहा हूँ कि पर्सनल रिलेशनशिप, सालों का रिश्ता हटा के भी हादी एक्चुअली मच मोर इंपॉर्टेंट है डेरिक लंसफर्ड के कंपैरिजन। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ हम कमाई और धंधे के बारे में बात करने नहीं बैठे, हम लोग यहाँ पे फिजिक एनालिसिस के लिए बैठे हैं। एंड आई बिलीव 4 हफ्ते के पॉइंट ऑफ मार्क तक जितने भी बॉडी बिल्डर्स की अपडेट हमें नजर आ रही थी, उनमें से सबसे बेस्ट इन माय ओपिनियन हादी चुपन लग रहा है। क्योंकि भाई उनकी प्रेपी का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफी लोग का 4 वीक आउट होता है, लेकिन फिर 4 वीक आउट के मार्क पे हमें और भी बॉडी बिल्डर की क्रेजीनेस, फ्रीकीनेस देखने को मिल रही है, जिस चीज के चलते यहाँ पे ओलंपिया से 2 हफ्ते दूर हादी अब विदाउट अ डाउट दी बेस्ट नहीं लग रहे हैं अपडेट वाइज। जहाँ फाइनल स्टेजेस से कुछ दिन दूर हादी की फिजिक में वो फुलनेस की काफी कमी नजर आ रही है। ऑफ कोर्स हादी श्रेडेड है, उनकी फिजिक में बॉडी फैट ना के बराबर अब रह गया है। लेकिन अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर क्या रीजन था हादी चुपन के ना जीतने का? साइज। एंड लास्ट ईयर के ओलंपिक के बाद अगर आपको याद हो तो हादी ने कहा था कि दे वांट साइज, आई विल गिव देम साइज। जहां आई थिंक और डिफाइन और रिफाइनमेंट डेफिनेटली उनकी फिजिक शोकेस करने में कामयाब है। लेकिन ऐसी बड़ी हुई मास जिसमें आप सैमसन, निक जैसे मास मॉन्स्टर्स को बीट कर पाए, वो फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रहा। क्योंकि दोस्तों कई यूट्यूबर्स लास्ट ईयर जो बॉडी बिल्डिंग को कवर करते हैं वो कह रहे थे कि सैमसन दौदा कंपेयर टू हादी चुपन डिजर्व नहीं करते थे इस जीत को। एंड दोस्तों वही लोग पिछले साल डेरिक लंसफर्ड की जीत को जस्टिफाई कर रहे हैं। दोस्तों हर बार मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा तो हर बार मैं ये बोलूंगा कि 2023 की जो जजिंग हुई थी उसके जो रिजल्ट्स थे बिल्कुल भी सही नहीं थे। जहां मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगा कि 2024 में ऐसा हुआ। आई थिंक 2024 में काफी हद तक फेयर जजिंग, फेयर रिजल्ट्स हमें देखने को मिले थे। आप लोग जाके मेरे पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। 2023 में मैंने बोला था ये कंप्लीट रॉबरी हुई है हादी चुपन के साथ, और 2024 में मैंने बोला था यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं कि रॉबरी हुई है वो गलत बोल रहे हैं। एंड 23-24 के ओलंपिक के बाद सबके नैरेटिव थे, लेकिन अब दोस्तों वही लोग अपने नैरेटिव चेंज कर रहे हैं। वही लोग जो ये बोल रहे थे कि लास्ट ईयर सबसे बड़ी रॉबरी हुई है, वही अब ये बोल रहे हैं कि 2023 में सबसे बड़ी रॉबरी हुई थी। उस टाइम वो ऐसा नहीं बोल रहे थे। ये दोस्तों हिपोक्रेसी है अपने ओपिनियन पे ना टिकना। और मैं बताऊं क्यों ये लोग करते हैं ऐसा? क्योंकि ये सब भले ही जितने भी बड़े यूट्यूबर हो, भले ही इनके पास जितनी भी फॉलोइंग हो, ये अपने खुद के ओपिनियन नहीं बनाते हैं। ये कमेंटेटर के ओपिनियन सुनते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जाके दूसरों के ओपिनियन पढ़ते हैं और वही चीज आपके सामने रखते हैं। इनको खुद के ओपिनियन नहीं बनाने आते, इनको खुद देख के जज करना नहीं आता। जो दूसरे लोग बोलते हैं वही ये बोल देते हैं, फिर एक्चुअली में बैठ के एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि क्या सच है और क्या झूठ। खैर इस तरफ हम ना ही जाएं तो बेहतर है। बेसिकली मेरा ये सारी चीजें बोलने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि आप सैमसन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। दोस्तों बॉडी बिल्डिंग में कौन से ऐसे की पॉइंट्स होते हैं जो कि आपकी फिजिक को फ्लॉलेस बनाते हैं, जो कि आपकी फिजिक को मिस्टर ओलंपिया वर्दी बनाते हैं? देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज लाइक मस्कुलैरिटी, कंडीशनिंग, शेप, एस्थेटिक्स, डेफिनेशन, प्रेजेंटेशन एंड श्योर एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी। आई मीन इनमें से हर एक चीज किसके पास, हर एक की पॉइंट में सबसे ऊपर आपको कौन नजर आता है? सैमसन दौदा। आई मीन इन सारे की पॉइंट्स में सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जिसको लेके हम हल्के से डाउट में रह सकते हैं कि क्या यहाँ पे सैमसन डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं, वो उनकी कंडीशनिंग है। बाकी सारे वेपन्स उनके आर्सेनल में है। बिगेस्ट साइज, बिगेस्ट स्टैचर और इतनी कमांडिंग प्रेजेंस के साथ एक खूबसूरत शेप, इस फिजिक में आप किस फैक्टर को कमजोर बोल सकते हैं? यहाँ पे दोस्तों सैमसन दौदा के अलावा टॉप रनर डेफिनेटली निक वॉकर भी है। रिसेंटली दोस्तों निक वॉकर की यूट्यूब चैनल पे हम लोग को उनके आर्म्स ट्रेन करते हुए ये वीडियो देखने को मिली है, और निक की हर एक अपडेट के साथ उनको एक नए विलन का नाम दिया जा रहा है। म्यूटेंट तो वो थे ही, शुरू में निक को थैनोस बोला जा रहा था। निक की इस लेजेंडरी पिक्चर के बाद उनको कई लोग दी अबोमिनेशन बोल रहे हैं, एंड यहाँ आर्म ट्रेन करने के बाद कई लोग अब निक वॉकर को बेन बोल रहे हैं। और इन सारे सुपर विलन्स की कॉमिक बुक की फिजिक को भी बीट कर देंगे निक वॉकर। ऐसी डेंजरस मस्कुलैरिटी कैरी कर रहे हैं इस समय अपनी फिजिक में। वो वन ऑफ द बिगेस्ट रूमर करेंटली निक की फिजिक के लिए ये है कि हमें पिट्सबर्ग प्रो के कंपैरिजन में करेंटली इस टाइम 10 पाउंड हैवियर दिखने वाले हैं निक वॉकर। इसी चीज को दोस्तों कंफर्म करते हुए निक वॉकर के वन ऑफ द ट्रेनर रेनेसांस पीरियडाइजेशन के जेरेड फेदर हम लोग को रिसेंटली हानी रैम्बोट की पॉडकास्ट में नजर आए, जहाँ पे वो भी ये बोलते हुए हम लोग को सुनने को मिले हैं कि निक ऑलरेडी इतने मस्कुलर होने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे अपना टिश्यू ऐड कर पाए हैं जहाँ उनको जरूरत थी। यहाँ जेरेड भी ये बोलते हुए शॉक्ड है कि कैसे निक की पिट्सबर्ग की फिजिक, जो कि ऑलरेडी पाउंड पर पाउंड वन ऑफ द मोस्ट मस्कुलर फिजिक है, उससे और 10 पाउंड हैवियर कैसे लगेंगे। दोस्तों कई लोग इस बात को शायद मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं एक बात आप लोग
आपको बता देना चाहता हूँ अभी। और ये भी बोलते हुए मैं बताना चाहूंगा, शायद आप लोग ने कभी हादी चुपन का मुझसे बड़ा फैन नहीं देखा हो, लेकिन हादी से दोस्तों ऊपर है नहीं, सिर्फ एक पॉइंट में नहीं, मल्टीपल पॉइंट्स में। मैं ये चीज एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, मैं ये चीज एक बार और बोलना चाहूंगा कि क्वाड्रिसेप्स और मिड सेक्शन के अलावा हादी चुपन के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो निक वॉकर को बीट कर पाएंगे। और मैं फिर से एक बार बोलूंगा जिससे आपके दिमाग में यह बात रहे कि मिड सेक्शन और क्वाड्रिसेप्स के अलावा कोई भी ऐसा मसल ग्रुप नहीं है जिसमें हादी निक से बेहतर। और प्लीज अगर आपको कोई भी ऐसा मसल ग्रुप लगता है जिसमें हादी बेटर है निक से, तो मुझे बताइए कमेंट में, मैं पढ़ूंगा बिल्कुल। बट जेन्युइनली है नहीं कोई ऐसा मसल ग्रुप। दोस्तों हादी से कंपेयर करते हुए निक की फिजिक मच मोर फ्रेशर है। आई मीन, एक कंप्लीट ड्राई और ग्रेनी लुक होता है और एक सॉफ्ट एंड पिलपिला होता है। इन दोनों के एक्सट्रीम के बीच में लाई करते हैं। और मैं आपको अभी के अभी समझाऊंगा कि क्या डिफरेंस है निक की फिजिक की फ्रेशनेस में और हादी की फिजिक की फ्रेशनेस। लेट मी एक्सप्लेन कि हर शो एक बैटल की तरह होता है। हर एक बैटल आपको कुछ स्कार देता है, या तो मेंटल स्कार या तो फिजिकल स्कार। और इन स्कार्स का एक्यूमुलेशन बॉडी बिल्डर्स के कांस्टेंट बैटल लड़ने के कारण, जहां एक बॉडी बिल्डर की फिजिक में वो स्कार्स हमें बम्स एंड ब्रूजेस, एट्रोफीज एंड डिसफॉर्मेशन से आता है। चलिए हम लोग बिग रैमी का एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। सबसे बड़ा रीजन बिग रैमी के फर्स्ट प्लेस से 5th प्लेस में गिरने का था, वो भी एक साल में, वो उनकी फिजिक की फ्रेशनेस थी दोस्त। 2021 में मिस्टर ओलंपिया जब रैमी ने जीता था, तभी हम लोग काफी वो बम्स एंड ब्रूजेस के निशान की फॉर्मेशन होते हुए हमें दिखना शुरू हो गए थे। जिसके बाद हमने देखा 2022 के मिस्टर ओलंपिया में एक्स्ट्रा कंडीशनिंग और लाने की वजह से बिग रैमी के ऑन स्टेज फिजिक हल्की सी चुसी हुई हम लोग को नजर आई, हल्की सी ड्रेन्ड फिजिक उनकी नजर आई, जहां उनके जो बम्स एंड ब्रूजेस थे, उनके ग्लूट्स पे जो स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन था, उनके लोअर बैक में सही से नर्व्स ना काम करने की वजह से उनके लोअर बैक में मसल बर्न हो गई थी, गायब हो गई थी। और दोस्तों यही सब कुछ होता है जब कंसिस्टेंटली एक इंसान हाईएस्ट लेवल पे बैटल करते हुए आ रहा है। और हादी चुपन से ज्यादा और कौन इन बैटल से रूबरू, जहां ऑलरेडी हर साल उनकी फिजिक में उनके डेल्ट्स की पॉइंटीनेस को क्रिटिसाइज किया जाता है। हादी का एक्चुअली एक लेग उनके दूसरे लेग से छोटा है, जिसकी वजह से आप हर बार उनको नोटिस करेंगे एक सर्टेन तरीके से ही वो अपनी फुट प्लेसमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग वो एट्रोफी कैच नहीं कर पाते। दोस्तों ऑल आई एम सेइंग कि अगर हादी चुपन लेट्स से 100% आ रहे हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर निक वॉकर एंड सैमसन दोनों 95% भी आ रहे हैं, तो जजेस के पास इनफ रीजंस हैं हादी को नीचे रखने के और उन दोनों बॉडी बिल्डर्स को ऊपर रखने के। और सीधे सीधे मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लोग पॉलिटिक्स और फेवरेटिज्म का नाम नहीं दे सकते। इट इज सिंपल कि भाई तुम ज्यादा क्लीनर लुक प्रेजेंट कर रहे हो, विच इज मच मोर प्लीजिंग, तो वी विल रिवॉर्ड यू। दोस्तों मुझे बहुत सी और बातें करनी है, लेकिन मैं ये सारी बातें अब प्रेडिक्शन वीडियोस में करूंगा, जो कि अगले 2-3 दिन में आ जाएगी। और दूसरे महान यूट्यूबर्स की तरह मैं आपको 2 प्रोबेबिलिटी नहीं दूंगा कि मेरे लिए ये भी जीत रहे हैं वो भी जीत रहे हैं। मैं जजेस की नजरिए से इनको देख रहा हूँ, अपने नजरिए से इनको देख रहा हूँ। अरे ये सब थोड़ी ना है। आपको हर इंसान को फेयरली देखना है और जो क्राइटेरिया है उसमें रख के उनकी फिजिक को देखना है। आई थिंक ये ज्यादातर लोग कुछ प्री कंसीव नोशंस के साथ आते हैं ओलंपिया को कवर करने के लिए, वेयर एज मी, मेरे पास जितने भी प्री कंसीव नोशन हो, मैं उस शो को देखने से पहले सारे वो पॉइंट्स जो कि मेरी जजमेंट को इधर उधर कर सकते हैं, मैं उनको एलिमिनेट कर देता हूँ। बट लेकिन ये मुझे बहुत मजेदार बात लगी कि आप लोग को 2 प्रोबेबिलिटी मैंने दे दी, कि मैं एक प्रोबेबिलिटी में अपने हिसाब से बता रहा हूँ, एक प्रोबेबिलिटी में जजेस के हिसाब से बता रहा हूँ, जिससे मेरे पास कम से कम 8 चांसेस हो गई जीतने की। समझ रहे हैं? 8 प्रोबेबिलिटी मैंने क्रिएट कर ली जिसमें मैं सही हो सकता हूँ। जहाँ पे एक लिस्ट आपका सही होगा तो आप बोलेंगे ऑफ कोर्स मैं तो यही सोच रहा था, दूसरे लिस्ट का सही होगा तो ऑफ कोर्स आप बोलेंगे कि मैं जजेस को यही करता हुआ देख रहा था। तो आई थिंक दोस्तों ये एक्सट्रीमली हिपोक्रिटिकल बात है, और मैं पर्सनली ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा कि आपके सामने 2-2 प्रोबेबिलिटी रखूं टॉप 4 की, आपको ये कहूं कि मैं तो ये देख रहा हूँ, जजेस ये देख रहे हैं, ये सब नहीं करता हूँ। प्रेडिक्शन वीडियोस में मेरी नजरों में मैं जिसको 1 पे देखूंगा उसको मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसको 1 पे देख रहा हूँ, उसको 2 पे देख रहा हूँ, उसको 3 पे देख रहा हूँ, तो 4 पे देख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं ये देख रहा हूँ उधर से, मैं लेकिन ये सोच रहा हूँ कि जजेस इनको यहाँ रखेंगे, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एक प्रोबेबिलिटी रखूंगा और गलत होगा तो कॉप आउट नहीं करूंगा, ये नहीं कहूंगा कि अरे समझ रहे हैं ना, बल्कि मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाए, तभी तो और मजा है, तभी तो कुछ अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल हुआ है। और अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल से ज्यादा मजेदार इस स्पोर्ट में मुझे नहीं लगता कुछ और है। तो दोस्तों हमें फाइनली 2026 मिस्टर ओलंपिया के पहले क्वालिफायर शो में हमें 3 जाने पहचाने नाम नजर आए, क्विन बेसफोर्ड, हसन मुस्तफा और स्टीफन मटाल। दोस्तों ये स्टीफन का ओपन डेब्यू था, जहां कई लोग स्टीफन से इस शो में एटलीस्ट टॉप 3 की तो उम्मीद किए ही थे, लेकिन काफी मेजोरिटी उनको जीतते हुए भी देख रही थी। अपडेट्स देख के यहाँ पे हमें डेफिनेटली समझ में आ गया था कि वो बात नहीं रहने वाली है स्टीफन के डेब्यू में जो अर्श के डेब्यू में थी। आई मीन बेसिकली उनकी फिजिक में कोई कमी नहीं थी सिवाय ओवरऑल साइज के, आई मीन जिसकी वजह से वो ये शो नहीं जीत पाए। मेरा इतना मानना है कि अगर थोड़ी सी और उनकी फिजिक में साइज होती तो उनकी कंडीशनिंग ऐसी थी कि वो इस शो को जीत सकते थे, लेकिन आई थिंक ऐसे लाइनअप पे जीत पाने
करने के लिए अभी उनको एटलीस्ट 10 से 20 पाउंड मसल अपने फ्रेम में ऐड करना हो। दोस्तों इस शो में थर्ड प्लेस किया है हसन मुस्तफा ने। एंड हसन की एक्चुअली मुझे तो पर्सनली फिजिक बाकी उनके पुराने वर्जन से थोड़ी सी ज्यादा कंडीशन और बेहतर लग रही थी, लेकिन अब वही है कि कुछ ज्यादा ही मसल है हसन के पास, कुछ ज्यादा ही है। और वो प्रपोर्शन, जरा से भी खूबसूरती उनकी फिजिक डिस्प्ले नहीं करती। ही इज जस्ट अ बॉल ऑफ मसल एंड आई थिंक ये बॉल ऑफ मसल तभी जीत पाएगी जब वो एब्सोल्यूट छिरी भी नजर आएगी। बट सीरियसली मुझे नहीं लगता कि हसन वहां तक खुद को पुश कर सकते हैं या उनके अंदर एबिलिटी है वहां तक खुद को पुश करने की। कुछ साल पहले हम लोग को एक बार हसन अपना पीक नेल करते हुए दिखे थे। मुझे शो का नाम नहीं याद आ रहा है, बट मुझे इतना याद है कि कुछ साल पहले हमने हसन को ऑन स्टेज पीक होते हुए देखा था। लेकिन उसके बाद अगर आप लोग को याद हो तो हसन काफी समय के लिए हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, जहां मुझे इतना लगता है कि हसन की बॉडी ने उस टाइम सिग्नल दे दिए थे उनको कि अब हम यहाँ पे वापस से नहीं आ सकते। और बिल्कुल ऐसी चीजें होती है बॉडी बिल्डरों के साथ। लेकिन सबसे दुख वाली बात तो ये है कि ये सब होने के बावजूद भी वो रुकते नहीं। देखिए दोस्तों, आपकी कभी भी हेल्थ ऐसे नहीं खराब होती कि आप पिछले दिन एकदम हेल्दी थे और अगले दिन एकदम ही से आप बीमार हो गए या कुछ न कुछ हो गया। अगर आपके ऑर्गन्स में दिक्कत हो रही है, अगर ऐसी चीज जो आप एक्सोजनस ले रहे हैं वो जब आपको एक्चुअली में डैमेज पहुंचाएगी, आपको पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि आपके लीवर में दिक्कत है, समझ रहे हैं? आपको पता चलेगा कि आपकी किडनी में दिक्कत है। लेकिन ये सब सिग्नल मिलने के बावजूद भी ये नहीं रुकते। 2018 के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन शॉन रोडेन की मौत खुद को कॉन्स्टेंटली बिना रोके अगेन एंड अगेन एक्सट्रीम तक पुश करने से हुई। मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ और हो। आई थिंक इट इज टोटली अप टू हसन कि वो और कम्पीट करना चाहते हैं कि नहीं, बट मैं नहीं चाहता हूँ कि बिना रिवॉर्ड के वो अपनी हेल्थ खराब करते चले जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जिसकी उम्मीद कर रहे थे इस शो को जीतने की, वो क्वीन बीस्टवुड थे। अब दोस्तों मजेदार बात तो ये है कि ये शो भी नहीं जीत पाए हैं क्वीन। एक महीने की टाइम स्पैम में क्वीन 3 शोज में सेकंड आए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक क्विंटन ने हार नहीं मानी। अभी अक्टूबर में भी हमें कई शोज दिखने वाले हैं जहाँ पे हम लोग को उम्मीद है क्विन को वापस से देखने की। लेकिन दोस्तों सच बात तो है कि यहाँ पे एक्चुअली में उनकी फिजिक पीक नहीं थी। आई थिंक हल्का लिया उन्होंने थोड़ा सा इटली प्रो का लाइनअप, जिसकी वजह से यूरोपा में सबसे बेस्ट फिजिक लाए, वो सबसे टाइटर, सबसे फुलर। लेकिन आई थिंक इस शो को भी हल्के में लिया क्विंटन। इस शो के विजेता स्टैनिस्लॉव सर्गे एक्चुअली पहला अपना प्रो शो जीते 2030 में। प्रो कार्ड पाने के बाद 2025 में जाके उन्होंने इस डिवीजन में प्रोफेशनल शो अपने नाम किया। अब दोस्तों सर्गे की फिजिक में मुझे कुछ ऐसा एक्स फैक्टर तो नहीं नजर आया, लेकिन इस सोच में कि क्या वजह हो सकती है यहाँ पे सर्गे की जीत की और क्विंटन की हार की। आई मीन ऑफ कोर्स हमें दिख रहा था कि कंडीशनिंग वाइज क्विन काफी पीछे हैं सर्गे से, लेकिन क्या वो इतने पीछे थे कि यहाँ पे हम क्विन के एस्थेटिक्स को, उनके शेप को और उनके डिफाइंड मिड सेक्शन को अनदेखा करते हैं? दोस्तों इसी कश्मकश में मैंने एक ऑडियंस मेंबर से भी बात की जो एक्चुअली उस शो में गया था। तो दोस्तों वो वहाँ पे बता रहा था कि सर्गे की ये जो जीत है ये कम्प्लीटली जस्टिफाइड है ऑन स्टेज। उसके मुताबिक सर्गे सबसे बड़े थे साइज में और उनकी कंडीशनिंग, उनका लो लेवल ऑफ बॉडी फैट सबसे नोटिसेबल था। दोस्तों कहीं ना कहीं जिससे ये भी बात साफ होती है कि बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है वहाँ बैठ के शो देखने में और उस शो की फुटेज देखने में। आई थिंक फुटेज में मुझे सर्गे कंडीशनिंग के अलावा किसी भी और डिपार्टमेंट में क्विन को बीट करते हुए नहीं नजर आ रहे थे। बस शो को देख रही ऑडियंस ही ये बोल रही है कि ये जो डिसीजन है ये जस्टिफाइड है, गलत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता हम लोग को यहाँ पे रॉबरी और पॉलिटिक्स जैसा कुछ बोलना चाहिए। आई थिंक इस शो से भी काफी वैल्यूएबल फीडबैक लेके जाएंगे क्विंट एंड प्रोबेबली वो सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे अपनी फिजिक में। लेकिन आई थिंक अब क्विंटन को बहुत केयरफुली शो चूज करना चाहिए और मेरे ख्याल से उनको एक ही शो चूज करना चाहिए जिसमें एकदम 100% वो डिलीवर करे, क्योंकि लाइनअप को हल्के में लेके हमने देखा क्या होता है। भले ही यहाँ पे क्विन की फिजिक परफेक्टली पीक नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत ज्यादती कर रहे हैं जजेस क्विंटन बीस्टवुड के साथ। बट अगेन शायद हम लोग को वैसा ट्रांसलेशन होते हुए नहीं दिख रहा है वीडियोस में जैसा वहाँ एक्चुअली में था। दोस्तों करेंटली बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये बोलना कि सबसे हाइप, सबसे टॉक्ड अबाउट कोच पैट्रिक टूर है, आई थिंक ये गलत नहीं होगा। कई साल से एज अ कोच पैट्रिक खुद को प्रूव करते हुए आ रहे हैं। अपने एथलीट्स को ऑन स्टेज परफेक्ट कंडीशनिंग में लाने में बहुत बड़ा हाथ रहता है पैट्रिक का। दोस्तों यहाँ पे हम लोग पैट्रिक के 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग को कियोन पियर्सन के बारे में बात करनी पड़ेगी। दोस्तों हर एक अपनी अपडेट से वो ये सिर्फ बता रहे हैं कि कितना ज्यादा डोमिनेंट बनने वाली है कियोन की इस साल 212 की स्टेज पे। दोस्तों कियोन पियर्सन को क्लासिक फिजिक में ही देख के हमें इतना पता चल गया था कि जितना भी हमें यहाँ पे रियल एस्टेट दिख रहा है इसमें कमाल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। ईयर बाय ईयर कियोन पियर्सन वैसा ही कुछ कर रहे हैं अपनी फिजिक में, अपने हर एक मसल को परफेक्टली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। दोस्तों कियोन की ये बैक अपडेट मुझे पर्सनली पूरी तरीके से काई ग्रीन की याद दिला रही है। दोस्तों ये लो हैंगिंग लेट्स की जो राउंडनेस है वो मेरा ये मानना है कि काई के बाद अब हमें इतनी डेडली देखने को मिली है। आई थिंक कई लोग कियोन को रोनी से भी कंपेयर कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है मच बेटर कंपैरिजन काई ग्रीन है कियोन के। यहाँ पे कियोन का क्रिसमस ट्री देख के इतना साफ है कि मास विद क्लास रहेगी ये फिजिक। विद दैट सेड अब हम लोग अपने दूसरे स्टूडेंट की तरफ जाते हैं, ट्रेन्ड बाय पैट्रिक टूर। जी हाँ, लोगन फ्रैंकलिन। आई थिंक लोगन की पोटेंशियल इस बार बहुत है कुछ खतरनाक करने की और उनके अंदर वो करेंटली हमें फायर भी नजर आ रही क्लासिक फिजिक डिवीजन के किंग बनने की। रिसेंटली लोगन अपनी अपडेट्स में ये बोल
बोलते हुए हमें सुनने को मिले हैं कि क्लासिक 2 मैन शो नहीं होने वाला है। पहली बात तो ये मैं भी मान रहा हूँ कि 2 मैन शो तो डेफिनेटली नहीं होगा, एटलीस्ट 3 लोग तो रहेंगे टॉप कॉल आउट, क्योंकि आई थिंक अब जो क्लासिक फिजिक में अनसिमिलैरिटी है वो पहले से कई गुना ज्यादा है। तो टॉप 4 की जो फिजिक है वो काफी इंडिविजुअली डिफरेंट है और सब अपने अपने डिपार्टमेंट में काफी अच्छे हैं। सच्चाई हम लोग को तभी डेफिनेटली पता चलेगी जब आपस में इनको कंपेयर किया जाएगा। एंड आई थिंक एक्चुअली में अगर ये 4 बॉडी बिल्डर जैसे कि रफ डीजल, लोगन फ्रैंकलिन, माइक समरफेल्ड एंड रामोन डिनो, ये सब अगर ऑन द डॉट 100% आएंगे तो मेरा ये मानना है कि इनमें से भी चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्लासिक के दोस्तों होजेमा बीस्ट की भी तरफ से हमें ये अपडेट देखने को मिली है जहां उनकी बैक एक्सट्रीमली शार्प नजर आ रही है। आई थिंक हर साल अभी तक क्लासिक फिजिक डिवीजन में मोस्ट कंडीशन एथलीट विदाउट अ डाउट माइकल द बुल रहते थे, बट ये बोलना कि होजेमा भी उसी स्तर पे हैं या कहीं ना कहीं उनसे और शार्पर है, ये गलत नहीं होगा। आई मीन लुक एट हिज ग्लूट्स हियर, फक मैन, डैम, ये कुछ अलग ही कंडीशनिंग। लेकिन दोस्तों इस कंडीशनिंग के पीछे बहुत बड़ी वजह है। होजेमा की फिजिक उनके वेट कैप के एज पे खड़ी है, उनके पास जरा सी भी और जगह नहीं है हैवियर आने की, एक्चुअली अपनी फिजिक में इंप्रूवमेंट करने की। आई मीन लास्ट ईयर ही उनको कितना कंडीशन हमने देखा था, क्या उससे ज्यादा कंडीशन आएंगे इस साल? क्या लास्ट ईयर जो हम लोग ने होजेमा को देखा था उससे ज्यादा और कंडीशन भी हो सकते हैं क्या? पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। और इन्हीं सवालों के बीच मेरे ख्याल से जो एक सबसे बड़ा ये सवाल है कि अगर लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल हम लोग को होजेमा की फिजिक में इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगी तो क्या वो अपनी प्लेसिंग्स बचा के रख पाएंगे? क्या वो टॉप 5 प्लेस हो पाएंगे? एंड पॉसिबली टॉप 5 क्यों, उससे ऊपर उनको प्लेस होना होगा, उनको भी मोस्ट डेफिनेटली टॉप 3 में आना होगा। लेकिन क्या बिना वेट मैनिपुलेशन के ऐसा हो पाएगा? क्या पिछले साल से वेट स्केल में जरा सा भी पैटर्न इधर उधर ना होने के बावजूद हमको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगी? और इन्हीं सारे सवालों की वजह से होजेमा क्लासिक के उन बॉडी बिल्डर्स में से मुझे नजर आते हैं जो कि सबसे जल्द हमें स्विच करते हुए दिखेंगे ओपन डिवीजन। लेकिन वीडियो खत्म करते हुए मैं एक आखिरी बहुत ही मजेदार बात के बारे में बात करना चाहूंगा। रिसेंटली दोस्तों माइक समरफेल्ड की पिक्चर्स पे हमें कमेंट दिखा है मिलोस सार्चेव का, एंड एक्चुअली मिलोस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें क्लेम कर रहा है। मिलोस कहते हैं बहुत शानदार, माइक को हराना बहुत मुश्किल होगा, स्ट्रक्चर, शेप, बैलेंस, प्रोपोर्शन, एस्थेटिक्स, एक्स फ्रेम, वी टेपर, माइक में सब ये हाईएस्ट लेवल पे, कंडीशनिंग, पॉलिशमेंट, डिटेल, सेपरेशन, स्ट्राइशन, मसल डेंसिटी और क्वालिटी पूरे सूखे और छिले हुए, टीनेजर्स जैसी मखमली स्किन और प्रेजेंटेशन किसी से कम नहीं। और जाते जाते मिलोस एक डेंजरस सेंटेंस के साथ हमें अलविदा कहते हैं, सीबम तक को बहुत मुश्किल होती इस माइक को हराने में। मिलोस का ये बोलना कि सीबम तक को भी मुश्किल होती इस माइक को हराने में, वो कहीं नहीं सिर्फ इस तरफ इशारा है कि माइक ऑल टाइम बेस्ट आने वाले हैं। इस कमेंट के बाद काफी लोग मिलोस को बड़बोला भी बोल रहे हैं, बिकॉज लोग अपने से अलग कॉन्टेक्स्ट बना लेते हैं जो भी कोई इंसान कुछ भी बोलता है उसका। बेसिकली यहाँ पे मिलोस ने ये बोला कि मुश्किल होती सीबम को बहुत इस माइक को हराने में, लेकिन ज्यादातर लोग जो उनकी इस सेंटेंस को काउंटर कर रहे हैं वो उनकी ये सेंटेंस को ही नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मिलोस ये कह रहे हैं कि ये माइक सीबम को बीट कर देता। ऐसा नहीं कह रहे हैं मिलोस, इवन सीबम वुड हैव हैड रफ टाइम बीटिंग दिस माइक। और मुझे नहीं लगता मिलोस ने यहाँ पे कुछ भी गलत बोला है। ऑफ कोर्स कई लोग तो यही बोल रहे थे कि लास्ट ईयर बहुत मुश्किल से बीट किया था सीबम ने माइक को, जो कि मैं नहीं देख रहा था पर्सनली। बट ऑफ कोर्स अब जब पिछले साल ही जब लोगों को इतना क्लोज लग रहे थे माइक, अब माइक ने और ज्यादा इंप्रूवमेंट कर ही लिया अपनी फिजिक, तो अब क्यों नहीं ऐसा लगेगा? आई थिंक एक्सट्रीमली वैलिड पॉइंट है यहाँ पे मिलोस का। लेकिन दोस्तों विदाउट अ डाउट रामोन भी अभी रेस से आउट नहीं है, और इसका जवाब आपको मेरी रिसेंट शॉर्ट में मिलेगा। एंड ऑल्सो दोस्तों करेंटली माइक काफी अतरंगी वियर्ड चीजों की वजह से हेडलाइंस बना रहे हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि अर्ज ने अपनी रिसेंट में क्लासिक फिजिक डिवीजन की प्रेडिक्शन बताई, एंड वहां पे उन्होंने जीते हुए रामोन को बोला कि अर्ज के मुताबिक क्लासिक फिजिक डिवीजन में इस साल रामोन डिनो जीतेंगे। दोस्तों अर्ज कालेसिंस्की के ये वर्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे माइक समरफेल्ड को, जिसकी वजह से हमें एक बहुत ही मजेदार चीज मालूम पड़ी। हमें ये नहीं पता था कि माइक समरफेल्ड के कंट्रीमैन यानी कि जर्मनी के लोग माइक समरफेल्ड को नहीं पसंद करते। अब ऑफ कोर्स दोस्तों हम लोग माइक की पर्सनैलिटी उस हिसाब से जज नहीं कर सकते जैसा एक उनका कंट्रीमैन जज कर सकता है, बिकॉज वो लैंग्वेज डिफरेंट है, वो कल्चर डिफरेंट है, वो बोलने का तरीका ही डिफरेंट है। आई मीन आप कितना भी कोशिश करिए सबटाइटल पढ़ के इंटेंट समझने का, आपको नहीं समझ में आता है। ओके, तो अर्ज की इन ओपिनियन से बहुत ज्यादा नाखुश हमें माइक समरफेल्ड रिसेंटली जे कटलर की पॉडकास्ट में नजर आ रहे हैं। इस पॉडकास्ट से पहले माइक का रिप्लाई एक्चुअली में हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिल गया था, लेकिन वो इंटेंट हमें पता चला इस पॉडकास्ट, जहां हम सबको माइक का बिहेवियर एक्सट्रीमली एरोगेंट नजर आ रहा है। वो हमें ये बोलते हुए सुनने को मिले हैं कि पहले हमको हरा के दिखाओ फिर अपना मुंह चला। और दोस्तों सिंपल सी बात है कि जब फिल हीथ को एरोगेंस की वजह से जनता ने नहीं छोड़ा तो माइक को क्या छोड़ी? आई थिंक फैन फेवरेट बनने के लिए इस स्पोर्ट में टॉप पे बैठा हुआ इंसान एक्सट्रीमली हम्बल होना चाहिए। आई थिंक तभी वो फैन सपोर्ट जैसा सीबम के पास था वैसा आपको अचीव होता है। लेकिन सपोर्ट को अभी जरा हटाएं इस प्रेप पे। सीरियसली माइक के दिमाग में कुछ न कुछ डार्क चीजें चल रही हैं। जहां रिसेंटली यूट्यूब पे एरिक जेनिकी के साथ माइक समरफेल्ड हमें लेग ट्रेन करते हुए नजर आए हैं, बाद में आर्म भी ट्रेन करते हुए हमें दिखे। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में एरिक और माइक के बीच में काफी आर्गुमेंट्स हुए। अगर आप एरिक जेनिकी को जानते हैं, आप
जानते हैं कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आपको सीखना है कि हर एक रेप कैसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी एक्सरसाइज की, तो वो आप एरिक से आराम से सीख सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एरिक इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंट पर्सन। जहाँ पहले तो इनकी आर्गुमेंट हुई लेग एक्सटेंशन की मशीन को लेके, जहाँ पे एरिक सिंपली अपने नीज के नीचे एक्स्ट्रा हाइट लगा के वो बेसिकली एंगल्स इस मशीन में और एक्सट्रीम कर रहे थे, विच इज एक्चुअली बेसिक फिजिक्स। अगर आपने लेवरेज और फोर्स के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको मालूम होगा कि एरिक यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, जो चीज एक्चुअली माइक समझ नहीं पाए और बेसलेसली आर्गुमेंट करने लगे एरिक के साथ। जहाँ पे आर्गुमेंट अच्छे से समझाते हुए एरिक भी हम लोग को एनॉयड दिख रहे थे, बिकॉज एक भी एरिक की कही हुई बात माइक समझ नहीं रहे। ओके, एक दो बार एरिक ने फोर्स रैप के लिए हल्का फुल्का असिस्ट कर रहे थे माइक को, वहीं हमें दिखा कि माइक अचानक से एकदम चिल्ला पड़ते हैं कि मत छू। अब जरा मुझे बताइए कि क्या एरिक को पता नहीं होगा कि फोर्स रैप के टाइम कब उनको असिस्ट करना है और कब नहीं? क्या आपको नहीं लगता कि एरिक तब तक माइक की मदद नहीं करते जब तक वो रैप के पॉजिटिव पोर्शन में एडवांसमेंट होते हुए देख रहे हैं? आई थिंक 2 साल अगर कोई रेगुलरली जिम करेगा उसको पता चल जाएगा कि फोर्स रैप के टाइम कहाँ आपको असिस्ट करना होता है, कहाँ नहीं करना होता है। जहाँ माइक का ये रिएक्शन कंप्लीट ओवर द टॉप था। अब पता नहीं कौन से डीमंस, कौन से शैतानों से लड़ रहे हैं वो अपने दिमाग के अंदर, लेकिन कितने भी डीप कैलोरी डेफिसिट में आप चले जाएं, अगर आप वो इंसान नहीं है तो आप वैसे बंद थोड़ी ना जाएंगे। अगर माइक ऑन दी एज अचानक से स्नैप करने वाले इंसान नहीं होते तो प्रिपरेशन कितना डीप में हमें वैसे ना दिखते। व्हेन यू आर टायर्ड, व्हेन यू आर हंग्री, योर ट्रू सेल्फ शोज। जब आप थके हैं, जब आप भूखे हैं, अब क्या है आपका सच आप खुद दिखाते हैं। और मुझे जरूर लग रहा है कि ये प्रेप माइक के साथ दिमाग में कुछ छेड़छाड़ कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।